दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में इलेक्शन का महोत्सव शुरू हो चुका है। लेकिन इसी के साथ सारी अपोजिशन पार्टीज के निशाने पर आ गई ईवीएम। ऑलमोस्ट सारी अपोजिशन पार्टीज ईवीएम की टेम्परिंग को लेकर सवाल उठाने लगी। इन पार्टीज का कहना कि एक बार फिर बीजेपी ईवीएम टेम्पर कर देश की सत्ता पर बैठ जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पता करेंगे कि क्या है ईवीएम की कहानी। क्या ईवीएम टेम्पर करके एक पॉलिटिकल पार्टी को किया जा सकता है फेवर। दोस्तों, आजादी के बाद काफी लंबे समय तक भारत में भी वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का यूज किया जाता था। लेकिन बैलेट पेपर को लेकर कुछ मेजर चैलेंजेस थे। इनमें से पहला और मेन था बूथ कैप्चरिंग, जिसमें हथियार के दम पर पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट अपने मन मुताबिक वोट कर देते थे। इसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज होता था बैलेट बॉक्स को ट्रांसपोर्ट करना। साथ ही साथ इनकी मेंटेनेंस में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सिर्फ यही नहीं, बैलेट पेपर के लिए काफी पेड़ काटने पड़ते थे, जिससे बेवजह के इन्वायरमेंट का भी नुकसान उठाना पड़ता था। वहीं वोटिंग के बाद बैलेट पेपर को काउंट करने के लिए भी काफी टाइम वेस्ट होता था। हर लेवल पर इतने बड़े डिसएडवांटेज की वजह से 70s में इलेक्शन कमीशन इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता, जिसके बाद ईवीएम वॉज फर्स्ट कंसीव्ड इन 1977। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईवीएम का पहला प्रोटोटाइप डेवलप करता है। साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के भी प्रोटोटाइप को सिलेक्ट किया जाता है, जिसके बाद 1982 में केरल की परूर विधानसभा में ईवीएम का पहली बार यूज किया जाता है। ईवीएम के लिहाज से सबसे बड़ा और हिस्टोरिक साल आता है साल 2004, जब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि अब केवल ईवीएम से ही भारत में इलेक्शन होंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने देखा कि ईवीएम की हैकिंग को लेकर काफी सवाल उठने लगे। एक पार्टी अपने आप को जिताने के लिए मशीन को हैक कर लेती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। लेकिन इसके लिए हमें जानना होगा कि क्या है ईवीएम की फंक्शनिंग। दोस्तों, ईवीएम में 3 यूनिट होते हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा बैलेट यूनिट और तीसरा वीवीपैट। तीनों यूनिट एक वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। इनमें कंट्रोल यूनिट जो पोलिंग ऑफिशियल के पास होती है, जबकि बैलेट यूनिट को पोलिंग बॉक्स के अंदर रखा जाता है। बैलेट यूनिट पर ही वोट किया जाता है। इसमें लेफ्ट साइड की तरफ कैंडिडेट्स और उनका सिंबल होता है, तो राइट साइड की तरफ हर कैंडिडेट्स के नाम के सामने एक रेड लाइट और वोटिंग बटन होती है। जब वोटर बैलेट यूनिट के पास वोट देने जाता है, तब पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाता है, जिसके बाद बैलेट यूनिट में ग्रीन लाइट जलती है। इसका मतलब होता है कि मशीन वोट देने के लिए एक्टिवेट हो गई है, जिसके बाद वोटर अपना वोट दे सकता है। इसी के साथ अटैच होती है वीवीपैट, यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जैसे ही बैलेट यूनिट पर हम अपने कैंडिडेट को वोट करते हैं, वैसे ही वीवीपैट पर पर्ची जनरेट होती है, जिस पर शो होता है कि किसे हमने वोट दिया, उसी को गया या नहीं। वहीं ईवीएम के यूज की गई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसमें तीनों यूनिट स्टैंड अलोन मशीन है। इसका मतलब इन्हें किसी और डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है, जिसे दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसमें रेडियो कम्युनिकेशन के लिए भी कोई स्पेस नहीं दिया गया, जिससे ईवीएम से वायरलेस कनेक्शन भी स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। इसके साथ ईवीएम में वोट दिए जाने का टाइम और डेट तक रजिस्टर किया जाता है। वहीं अगर वोटिंग टाइम से पहले या बाद में किसी ने वोट डालने की कोशिश की, तो यहीं से उसका पता लगाया जा सकता है। ये तो हुआ एक एस्पेक्ट, लेकिन क्या ईवीएम की पोलिंग से पहले ही उसे टेम्पर कर दिया जाए या पोलिंग के बाद ईवीएम ही चेंज कर दिया जाए? तो इसे लेकर काफी स्ट्रिक्ट प्रोसीजर बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से ईवीएम को टेम्पर ना किया जा सके। दोस्तों, जब इलेक्शन नहीं हो रहे होते, तब ईवीएम देश में फैले वेयर हाउस में रखी जाती है और इनको खोलने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर के मुताबिक गुजरना पड़ता है। इन्हें हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट के सामने ही खोला जाता है। इसके साथ इसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी कराई जाती है। ये वेयर हाउस 24/7 सीसीटीवी सर्विलांस के अंदर होते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की रिगिंग के डाउट से बचने के लिए ईवीएम रेंडमाइजेशन का इस्तेमाल होता है। रेंडमाइजेशन में होता क्या है, जब ईवीएम को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेजा जाता है, तो उन्हें रेंडमली सेलेक्ट कर भेज दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचने के बाद इन्हें स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर किया जाता है। स्टोरेज के बाद स्ट्रॉन्ग रूम को प्रॉपरली सील कर दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग रूम एक हाई सिक्योरिटी एरिया होता है, जिसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म्ड फोर्सेस के पास होती है। साथ ही इन्हें 24 घंटे सीसीटीवी से मॉनिटर किया जाता है। हर प्रोसीजर पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट के सामने किया जाता है, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बने रहे। इसके साथ यह भी इंश्योर किया जाता है कि ईवीएम को ट्रांसपोर्ट करते समय कहीं बदला तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए हर ईवीएम में एक यूनिक आईडी दी जाती है, और जब ये पोलिंग बूथ पर पहुंचती है, तो इलेक्शन ऑफिशियल इन्हें पॉलिटिकल पार्टीज के सामने मैच कराते हैं, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि सही ईवीएम यहां पर आई है। इसके अलावा हर बूथ पर पार्टी एजेंट को बुलाकर वोटिंग से पहले मॉक पोल कराया जाता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सकता है कि ईवीएम में कोई भी टैंपर नहीं किया गया है।
ऐसा ना होने की सिचुएशन में उस बूथ पर पोलिंग रद्द कर दी जाती है। लेकिन अब सब कुछ ठीक होता है तो सबकी सहमति के बाद असली वोटिंग स्टार्ट की जाती है। पोलिंग एंड होने के बाद पार्टी एजेंट्स को भी यह इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कितने वोट उस बूथ पर पड़े हैं और उन्हीं के सामने ईवीएम को सील किया जाता है और फिर इसे काउंटिंग के दिन तक स्ट्रांग रूम में सील कर रख दिया जाता है और आर्म्ड फोर्सेस 24 घंटे इसकी निगरानी करती हैं। इसके बाद काउंटिंग के दिन कैंडिडेट्स के सामने स्ट्रांग रूम खोला जाता है और इंश्योर किया जाता है कि किसी भी तरीके की टेम्परिंग तो नहीं की गई है, जिसके बाद काउंटिंग शुरू होती है और साथ ही साथ किसी भी 5 मशीन को रेंडमली सेलेक्ट कर वोट का वीवीपैट से मैच कराया जाता है ताकि किसी भी तरीके का डाउट न रह जाए, जिसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो दोस्तों, आखिर क्यों बार बार ईवीएम टैंपरिंग का मुद्दा छेड़ दिया जाता है? इसकी असली वजह नजर आती है हार का डर। जब इन पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि वो इलेक्शन हार जाएंगी तो वो ईवीएम का शिगुफा छोड़ देती हैं, लेकिन जब वही पार्टीज खुद जीत जाती हैं तो उनके मुंह से चूं तक नहीं निकलती। कई पार्टीज ने जब दावा किया कि उन्होंने ईवीएम हैक कर दिए, तब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें इनवाइट किया था कि वो आकर ईवीएम हैक करके दिखा सकते हैं, लेकिन ईसीआई के दिए गए टाइम स्पैन में एक भी पॉलिटिकल पार्टी वहां जाकर पार्टिसिपेट नहीं की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी हैकिंग के क्लेम को मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें इंडियन ऑप्टिक्स।